सी के। तो पहला क्वेश्चन देखें, ही फिल इन द ब्लैंक्स फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। इसका करेक्ट आंसर होगा हैज बीन प्लेइंग। रीजन समझें, सिंस लगा है और सिंस ये बताता है कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, और जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है सेंटेंस तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, या कि हैज या कि हैव लगेगी और इनके साथ बीन लगता है। ठीक है, अब ऑप्शन में अगर ये दोनों ऑप्शन में से कोई हो तो आंसर कनेक्टेड होगा। मतलब प्लेड लिखा था रॉन्ग, प्लेइंग लिखा था रॉन्ग, प्ले लिखा था रॉन्ग और हैज बीन आ गया अकॉर्डिंग टू रीजन। इस कारण से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंस। रीजन आप ज्यादा गहराई समझ लें। वाक्य के अंत में सिंस मॉर्निंग समय दिया गया है। जब भी कोई काम पास्ट में शुरू होकर वर्तमान में शुरू जारी रहता है, पास्ट में शुरू होकर वर्तमान में भी जारी रहता है, तो वह जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है, और जिसमें हम प्रयोग करते हैं क्या, हैज, हैव या बीन और इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मेन रीजन मैंने बताया था कि आप इतना बस अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी वर्क्स हार्ड इन द ब्लैंक्स सी मे गेट गुड मार्क्स। इसका करेक्ट आंसर होगा सो दैट। अब रीजन समझें, सो दैट का अर्थ क्या होता है, ताकि, और इसका उपयोग क्या होता है, उद्देश्य बतलाने के लिए। साथ ही साथ एक चीज और है, यदि सेंटेंस में मे का यूज हो तो हमेशा ही सो दैट पहले आता है, यानी सो दैट के साथ मे कनेक्टेड रहता है, जिस कारण से यहाँ सो दैट आएगा। सी वर्क्स हार्ड सो दैट, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि सी में गेट गुड मार्क्स, यानी जिससे वो अच्छे अंक पा सके। ठीक है, आगे रीजन समझ में कि मे या माइट अगर लगा है तो सो दैट का प्रयोग होगा ही होगा। कारण यहां से समझें, सो दैट का अर्थ क्या होता है, ताकि। इसका प्रयोग किसी काम का उद्देश्य बताने के लिए किया जाता है। इसके अलावा व्याकरण के नियम के अनुसार सो दैट वाले वाक्य में अक्सर क्या होता है, मे या माइट, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों चीजें आप याद रखें। ठीक है, इससे आपकी जो फिल इन द ब्लैंक से कभी गलती होगी ही नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इट फिल इन द ब्लैंक्स रैन टुडे। इसका करेक्ट आंसर होगा मे। उसका रीजन क्या है, संभावना। जब भी संभावना व्यक्त की जाती है या मौसम या बारिश की संभावना बतलाई गई हो या अनिश्चितता मतलब निश्चित ना हो कि बारिश होगी कि नहीं होगी, तब हमेशा मॉडल वर्ब मे का प्रयोग करना चाहिए या मॉडल वर्ब मे का प्रयोग होता है। ठीक है, यदि सेंटेंस प्रेजेंट में हो, ये भी याद रखना है, सेंटेंस पूरा का पूरा प्रेजेंट में ही होना चाहिए। अगर पास्ट में होगा तो फिर माइट का यूज होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इसी कारण से क्या हुआ, मे। ठीक है, रीजन वही है, मौसम में बारिश की संभावना, यानी संभावना को इंग्लिश में पॉसिबिलिटी बोलते हैं, या अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए हमेशा मॉडल वर्ब मे का प्रयोग करना चाहिए या किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा इज होली रिवर। इसका करेक्ट आंसर होगा द। रीजन क्या है कि द का प्रयोग हमेशा दुनिया की प्रसिद्ध वस्तुओं, नामों, पवित्र नदियों के पहले किया जाता है। ठीक ना, और द क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक ना, इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग करते हैं, जबकि डेफिनेट में क्या, द का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, तो यहाँ द आने का रीजन क्या था, गंगा, और गंगा क्या है, नदी का नाम है। ठीक ना, स्पेसिफिकेशन बताने के लिए द का प्रयोग किया गया है। रीजन यहाँ से आप नोट आउट कर सकते हैं कि अंग्रेजी व्याकरण के नियम के अनुसार दुनिया की सभी प्रसिद्ध पवित्र नदियों के नामों जैसे गंगा, यमुना, नील के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए या किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द प्रिंसिपल इज द ऑफिस। इसका करेक्ट आंसर जो होगा इन होगा। उसका मुख्य कारण क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति या वस्तु किसी बंद स्थान या बंद कमरे के अंदर स्थित अवस्था में मौजूद हो तो उसकी स्थिति यानी पोजीशन को बतलाने के लिए हमेशा प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ द प्रिंसिपल इज द ऑफिस, यानी ऑफिस के अंदर बैठा है, उसकी स्थिति बताई जा रही। ठीक ना, यानी किसी वस्तु के अंदर स्थित हो तब प्रयोग इनका प्रयोग करना चाहिए। जबकि इनटू की अगर बात करें तो कोई वस्तु यदि गति के अंदर प्रवेश करती है, जैसे नदी में कोई व्यक्ति कूद के अंदर गया तो ये मोशन के साथ अंदर गया तो इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे समझिए, इसके रीजन को आप नोट आउट कर सकते हैं अपने नोट्स में। इस प्रकार लिखें, जब कोई व्यक्ति या वस्तु पहले से किसी बंद स्थान जैसे ऑफिस या कमरे के अंदर स्थित अवस्था में मौजूद हो
तो वहां पोजीशन दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करना चाहिए, उपयोग होता है। वहीं इनटू का प्रयोग गति यानी मूवमेंट के अंदर के साथ अंदर जाने के लिए, रीजन वही कि नदी में यदि आप छलांग के साथ कूदते हैं तो मोशन के साथ कूदते हैं, जहां पे इन का प्रयोग न होकर के इनटू का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सोहन इज सुपीरियर मोहन, यहाँ पे करेक्ट आंसर आने वाला है 2। पहली बात ध्यान रखिए, जब भी हम कंपेयर करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक वस्तु से दूसरे वस्तु को जब हम तुलना करते हैं तो देन का प्रयोग करते हैं। किसका? देन का प्रयोग करना चाहिए। जबकि ऐसे क्वेश्चनों में एक्सेप्शन होते हैं जहां पे सुपीरियर, ठीक ना, दिया हो। सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, पीरियर, ठीक ना, ये अगर ऐसे सेंटेंस आपको मिल जाए, इसके बाद आपको कंपैरिजन करना हो तो फिर देन का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग किया जाता है। और ये डिग्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इनके, मतलब इनमें क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है, कि यदि सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, पीरियर या इंफीरियर आ जाए तो इनके साथ देन का प्रयोग ना करके तुलना के लिए टू का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। रीजन आप अपने नोट्स में इस प्रकार लिखें, सामान्य तौर पर तुलना करने के लिए देन लगता है, जबकि लैटिन एडजेक्टिव के अंत में, याद रखिएगा, लैटिन एडजेक्टिव यानी डिग्री, एडजेक्टिव के अंदर जो भी डिग्री आती है, अगर ओ आर आता है, ओ आर मतलब लास्ट में ओ आर है, जैसे देखिए सुपीरियर ओ आर, जूनियर ओ आर, सीनियर ओ आर, प्रीयर ओ आर, इंफीरियर ओ आर, लास्ट में ओ आर है ना। अगर ऐसे आपको वर्ड्स मिले, शब्द मिले, तो उनके बाद हमेशा तुलना के लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए, ना कि देन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द फिल द ब्लैंक्स क्लास वॉज मेकिंग नॉइज, यहाँ पे होल का प्रयोग होगा। उसका रीजन क्या है? हमेशा आर्टिकल द के साथ होल लगता है, जबकि ऑल के बाद क्या लगता है? द लगता है। ऑल के बाद क्या लगता है? द लगता है, जबकि द के बाद हमेशा क्या लगता है? होल। ये अकॉर्डिंग टू रूल है, ये व्याकरण का नियम है, ठीक है। या यूं कहा जाए कि व्याकरण में ये नियम हमेशा सेट होता है, अच्छे से तरीके से बैठ जाता है। इसलिए यहाँ द होल क्लास वाज मेकिंग नॉइस, यानी पूरी की पूरी जो क्लास थी वो शोर कर रही थी, ठीक ना। इतना सा कारण आप याद रखें तो दोनों, कभी भी आल का प्रयोग हुआ तो आप करेक्ट यूज कर लेंगे, या होल का प्रयोग हुआ तो करेक्ट यूज। तो याद क्या रखना है, दा के बाद अगर ऑप्शन हो तो होल का प्रयोग करते हैं, और ऑल अगर दिया है तो उसके बाद आर्टिकल द लगता है, ठीक है। यहाँ पे आप कॉपी में लिखने के लिए ऐसा लिखें, व्याकरण का नियम है कि आर्टिकल द हमेशा होल के पहले लगता है, ठीक ना, होल के पहले आर्टिकल लगता है, ठीक है। द होल जैसे हो गया जबकि ऑल के बाद आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ऑल द, क्योंकि यहाँ द पहले से खाली स्थान के आगे मौजूद है, यहाँ है ना द, सिंपली बाद में क्या आएगा? होल। इसलिए होल यहाँ पे फिल होगा बाद में, जिसका अर्थ पूरी क्लास है, ठीक ना, द होल क्लास यानी पूरी क्लास। और इस प्रकार 7 के 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब हम करेंगे डू एज डायरेक्टेड के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो 2026 के पेपर में आए थे, ठीक ना। चलिए देखते हैं, पहला क्या था? एज सुन एज द स्टूडेंट सा द टीचर दे बिकेम साइलेंट। यहाँ पे रिराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन का प्रयोग करना था। इसका करेक्ट आंसर समझे, पहले तो नो सूनर आएगा, उसका रीजन क्या है कि एज सुन एज को हटा देना है आपको, इतना हट जाएगा, तो यहाँ पे नो सूनर आएगा। इसके बाद डिड आएगा, उसका रीजन समझे, डिड आखिर क्यों आएगा? यहाँ पे सेंटेंस में द स्टूडेंट के बाद सा लगा है, और सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म जब होती है तो सेंटेंस कहाँ पहुंच जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? नो सूनर के बाद तुरंत ही डिड लग जाएगा, ठीक है ये। और याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में डिड लग जाता है तो आने वाली जो मेन वर्ब होती है, आने वाली जो मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब ये जो सा है, अगर इसका जब हम दोबारा यूज करेंगे तो सा की जगह सी आएगा, ठीक ना। सा ये होता है शी सा सीन, शी सा और सीन होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म, ठीक है। आगे समझें रूल।
यानी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, और डिड का अगर आपने यूज कर दिया तो मेन वर्ब जो बनने वाले वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। साथ ही सेंटेंस को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये सॉरी कामा लगा है, इस कामा को हटाएंगे और इसकी जगह हमेशा देन का प्रयोग करते हैं, TSAN, ठीक है। इसलिए नो सूनर डिड पहले लग गया, फिर द स्टूडेंट्स के बाद सी आया। क्यों आया? सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ सा लिखा था, डिड का प्रयोग हमने कर दिया इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस लिखना है ना, द टीचर यहाँ तक लिख दिए, इस कामा को हटाएंगे और देन का प्रयोग करेंगे, इसके बाद पूरा सेंटेंस फिल कर देंगे, दे बिकेम साइलेंट, ठीक ना। जैसे ही शिक्षक प्रवेश किए सभी लोग क्या हो गए? शांत हो गए, चुपचाप हो गए, ठीक है। तो ये देखिए, इसको रीजन को अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हैं काफी में तो ऐसे लिखें, एज सुन एज को हटाने पर पहले हटाएंगे और उसके शुरुआत में नो सूनर लगा देंगे, ठीक है। इसके तुरंत बाद पास्ट सिंपल टेंस हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, रीजन वही है, ठीक है ना। पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड क्यों लग रही है? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। मुख्य वर्ब सा को बदल देंगे, ठीक ना, और सा को बदल के क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे, सी लिख देंगे, और लास्ट में दोनों को जोड़ने के लिए जो ये है कामा लगा है इसको हटा करके देन का प्रयोग करके पूरा सेंटेंस इजिली तरीके से वहां पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सी शट द विंडो चेंज इनटू नेगेटिव, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ही डिड नॉट शट द विंडो। अब रीजन समझे, आखिर डिड क्यों आया? मेन मुद्दा ये है कि डिड आने का रीजन क्या है। आपको बता दें, ही के साथ जब भी वर्ब आती है, ठीक है, ही के साथ जब वर्ब आएगी, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है, तो ही जैसे यहाँ पे शट है, ठीक है, ही के साथ कौन कौन सी वर्ब आ जाती हैं, ठीक है। ही के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, या ही के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। अब पहचान, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी अगर, तो यहाँ एस या ईएस लगा होगा, और जब यस या ईएस लगा होता है तो निगेटिव बनाने के लिए डू या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डू या डज नॉट याद रखें। लेकिन अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो इसके तुरंत बाद डिड लगता है, ठीक है। चलिए पहचान करते हैं, ही आया है, ही के बाद वर्ब आई शट, ठीक ना। अब शट में ना तो यस लगा है और ना ही ईएस, दोनों ही नहीं लगा है। इसका मतलब ये है जब यस ईएस नहीं लगा है तो सिंपल सा है कि डू और डज नॉट का प्रयोग तो होना नहीं है, तो बचा क्या? डिड नॉट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना कि फर्स्ट फॉर्म। सी शट, शट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म जब होती है तो पास्ट इंडेफिनिट में से टेंस पहुंच जाता है, तो पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, और डिड के साथ हमेशा निगेटिव में नॉट लगाएंगे। इसी कारण से यहाँ पे देखें ही डिड नॉट आया, ठीक है। जब इतना हो जाए तो याद ये भी रखना है नेगेटिव सेंटेंस में चाहे यस या ईएस आए, या फिर यूं कहा जाए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म आए, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, जब भी मेन वर्ब आएगी मतलब इनके बाद नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं लास्ट, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी शट का जो फर्स्ट फॉर्म है शट ही होता है, ठीक है। शट, शट के सभी फॉर्म सेम होता है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, शट शट और शट, ठीक ना। फिर शट्स होता है फिफ्थ और सेटिंग होता है फोर्थ, ठीक है। तो चूंकि ये वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम होते इसलिए शट अगेन यूज हो गया। इसके बाद जितना भी सेंटेंस था उसको रख दिया। इसी तरह एक क्वेश्चन मैं देता हूं कि आई पुट इट, मैंने इसे रखा, और इसको भी आपको इसी प्रकार से चेंज करना है। चलिए रीजन समझ लेते हैं, इन बच्चों को कॉपी में नोट करना है। शट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में है, क्योंकि ये प्रेजेंट में होती तो इसके बाद क्या लगा होता है? यस, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। और पास्ट सिंपल का निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? डू नॉट, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए ऐसा हो। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई नो हिम, इसका पैसिव वॉइस जो है वो हो जाएगा ही इज नोन टू हिम, नोन टू मी, ठीक है। अब रीजन समझिए, पहली बात तो पैसिव वॉइस जब बनती है तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, ये रूल है, प्लस मेन वर्ब आएगी, प्लस वाई आएगा, और प्लस फिर आता है सब्जेक्ट, ये आता है। यहाँ पे आप देखें कि रूल में कहीं पे भी मैंने टू का यूज नहीं किया है, जबकि आंसर में टू आया है, ठीक है। मैंने रूल में कहीं यूज ही नहीं किया जबकि आंसर में टू आया है। अब ये याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें? वॉइस से चेंज करते हैं। नो है, ये सब्जेक्ट है,
ये आपका वर्ब है, मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नो न्यू नोन होता है, नो न्यू नोन, ये थर्ड फॉर्म है, NOW में, नोन मतलब जान। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म, इसलिए जब आंसर हम लिखेंगे तो नोन आएगा। तो देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, ये तो आ गई। अब उसमें बाई का यूज करना था, तो यहाँ टू आया है। ठीक है, तो आपको बता दें रूल क्या है। जब भी सेंटेंस में नो यानी जानना का वर्ब का प्रयोग हम करते हैं, तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनती है तो बाई को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, इस चीज को आप रट लेंगे। ठीक है, दूसरी बात, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा चेंज होते हैं। ऑब्जेक्ट में जो भी प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट में जब जाता है, देखिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाएगा। जब आई अगर सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो मी बनेगा। ठीक है ना, अगर मी यहाँ पे होता, ठीक है, और ही अगर सब्जेक्ट में है तो हिम बनता है। ऐसे जस्ट अपोजिट होता है, अगर हिम ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट बनेगा ही। ठीक है, ही का ऑब्जेक्ट हिम बनता है, तो हिम का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही बनेगा। इसीलिए यहाँ जो हिम है, तो देखिए जब मैंने कन्वर्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट में था और इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। यहाँ आई जो है सब्जेक्ट में है, लेकिन जब इसको मैंने चेंज किया तो ये ऑब्जेक्ट में गया, लास्ट में गया। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट कहला गया। ठीक है, तो आई कम ही बनेगा। इसलिए जब यहाँ कन्वर्जन किया गया तो हिम की जगह ही आया। इज इसकी हेल्पिंग वर्ब हुई, क्योंकि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, सिंपल प्रेजेंट का है। यहाँ वर्ब की आई नो, यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म यूज हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई। ठीक है, और नो जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस था, इसीलिए इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। यहाँ पे लिखा होना हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, इज एम और आर यूज होना। ठीक है, तो पहली बात तो हिम को मैंने ही लिखा, हेल्पिंग वर्ब की जगह इज, क्योंकि ही के साथ इज सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आएगा। वर्ब की बात हमने की थी कि थर्ड फॉर्म आएगी, तो नो का आया न्यू नोन, और बाई की जगह टू, क्योंकि नो आया है और नो के साथ बाई नहीं लगता, क्या लगता है, टू लगता है। और रही बात आई था, यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत में आई, क्योंकि ये सब्जेक्ट था और आया है ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये आई का क्या हो जाएगा, मी, पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। अब इसको आप कॉपी में इस प्रकार से रूल को लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में हिम बदलकर क्या बनेगा, ही, प्रेजेंट सिंपल होने के कारण इज आएगा। ठीक ना, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, ही के साथ इज लगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन बनेगी। ठीक है ना, और मेन रीजन क्या है कि व्याकरण के नियम के अनुसार नो आए या मैरी आए, ध्यान रखिएगा, नो या मैरी आए वर्ब, ये दो वर्ब अगर आते हैं तो पैसिव वॉइस में बाई को हटा देना है और टू का प्रयोग करना है। ठीक है, बाई को हटा देना है, बाई लगाना ही नहीं है, टू प्रयोग होगा। कहाँ, कौन कौन से दो वर्ब में, नो और मैरी। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं दे देता हूं, आई मैरी, आई मैरी यू। चलिए, इसका आपको पैसिव वॉइस बना डालिए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ दे डू नॉट वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स। यहाँ पे इफ को हटाना है, अनलेस के यूज करना है। पहली बात तो याद रखें, जब भी इस प्रकार के सेंटेंस को मेक किया जाता है तो इफ की जगह अनलेस लगा देंगे। ये देखिए लगा दिए, अनलेस इसका करेक्ट आंसर, सही। ठीक है, अनलेस दे वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स। अब समझे रीजन, आखिर क्यों ऐसा लिखा गया। इफ की जगह अनलेस लगाना था तो मैंने लगा दिया। अब सेंटेंस में क्या था, दे डू नॉट लिखा था, दे डू नॉट, दे डू नॉट को कहीं यूज मैंने नहीं किया पहले वाक्य में। उसका रीजन समझे, जब भी अनलेस आता है तो अनलेस के साथ जितने भी निगेटिव वर्ड्स होते हैं सब कट जाते हैं, क्योंकि इसका मीन्स ही क्या होता है, खुद ही निगेटिव होता है यदि नहीं होता है। इसके साथ जितने भी निगेटिव वर्ड्स होंगे वो हटा देंगे हम। इसीलिए देखिए, इफ की जगह मैंने अनलेस लिखा, डू नॉट को हटा दिया और लिखा अनलेस दे वर्क हार्ड, पूरा लिख दिया। और दूसरा वाला जो सेंटेंस था यहाँ से यहाँ तक पूरे के पूरे को मैंने छाप दिए, दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स। इसी प्रकार से आपको भी करना है। ठीक है, ये रूल है। अब यहाँ पे आप कॉपी में ये रीजन लिख लें फ्यूचर के लिए, जिससे आपको भूल नहीं कि अनलेस खुद का अर्थ जो होता है यदि नहीं निगेटिव होता है। इसलिए जब भी हम इफ की जगह अनलेस लगाते हैं तो उसके साथ डू नॉट यानी निगेटिव वाले जितने भी नकारात्मक शब्द होते हैं हटा दिए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा वाक्य ऐसा ही रहता है, जैसा लिखा उसी लिख देना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
दे फाउंड अ लैडर, दे वॉज ड्रैग्ड फ्रॉम इट्स प्लेस। ठीक है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लास। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है दे फाउंड अ लैडर, बीच आया है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ बीच का यूज किया गया। बीच के बाद पूरा का पूरा यहाँ वॉज ड्रैग्ड फ्रॉम इट्स प्लेस से पूरा लिख दिया गया। अब ऐसा क्यों लिखा गया उसको समझे। बोला है रिलेटिव, रिलेटिव क्लास का मतलब होता है संबंधवाचक उपवाक का प्रयोग करना है। पहली बात तो यहाँ लैडर को समझे। लैडर क्या है, निर्जीव वस्तु है। हम निर्जीव वस्तु को रिप्रेजेंट करने के लिए बीच का प्रयोग करते हैं। बीच लगा देंगे या फिर दैट लगाते हैं, इनके अलावा नहीं लगाना है। ठीक है, अब जब भी बीच लगता है, बीच ये बनता है और ये बनता है पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक ना, या इसका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में। इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हमेशा जब भी हम रिलेट करेंगे, यानी संबंध बनाएंगे, संबंधवाचक जैसे प्रोनाउन होता है, संबंध जब बनाते हैं तो बीच के साथ हमेशा क्या करते हैं, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट बनता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। तो पूरा का पूरा सेंटेंस पहली बात तो लिख दिया गया दे फाउंड अ लैडर। अब लैडर के लिए प्रयोग किया क्या गया, रिलेटिव में विच, तो यहाँ पे लिख दिए विच। इसके बाद जो ये सब्जेक्ट था इट, इसको हटा देना है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि बीच के तुरंत बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आए, क्योंकि बीच क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो ड्रैग क्या है, मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज। मतलब वॉज से लेकर पूरा सेंटेंस में लिख देना, वॉज ड्रैग फ्रॉम दिस प्लेस। ठीक है, और इस प्रकार ये सेंटेंस जो है करेक्टली लिख दिया जाएगा। लिख लें रीजन को अपने कॉपी में। यहाँ पे लैडर क्या है, निर्जीव वस्तु है। ठीक ना, और ये विशेषता बतलाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाएंगे हम, बीच या दैट, और दोनों वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स वाक्य बना देंगे। ठीक है, दैट्स इट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का लास्ट। उर्मिला इज वेरी स्ट्रांग, शी कैन डू एवरीथिंग। वह कुछ भी कर सकती है, मतलब सब कुछ कर सकती है। अब कंबाइन द सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस यूजिंग इनफ टू। इनफ टू का प्रयोग करना है। ठीक है, इनफ टू हमेशा एडजेक्टिव के ठीक बाद लगता है। ठीक है, एडजेक्टिव यहाँ पे देखें, उर्मिला इज वेरी स्ट्रांग, ये जो है ना ये एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे वेरी के बाद लगाना है। ठीक है, वेरी जैसे ही हटेगा और इसके हटते ही इनफ टू का प्रयोग हमें करना है। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोला हूं इसमें, इनफ टू का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के बाद लगता है। ये एडवर्ब हुआ और ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है, स्ट्रॉन्ग के तुरंत बाद हम लगाएंगे, वेरी को पहले हटा देंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा उर्मिला इज स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक है, इनफ हुआ और इसके बाद यहाँ पे देखें सेंटेंस लिखा है टू, और टू हमेशा, टू के बाद जब भी हम कोई अदर सेंटेंस कनेक्ट करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। क्या लेंगे, याद रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इस सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस को जब हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कहाँ पे। सी जो है ये सब्जेक्ट है, कैन मॉडल वर्ब है, डू जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बस यही मिल गया, मतलब सी को हटा देना, कैन को हटा देना और यहाँ से सेंटेंस उठा लेना। इसीलिए बना क्या, उर्मिला इज स्ट्रॉन्ग, वेरी हट गया, उर्मिला इज लिखा गया, स्ट्रॉन्ग लिखा गया, आपको एडजेक्टिव मिला, एडजेक्टिव के तुरंत बाद इनफ टू आ गया, इनफ टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू आई और लिख दिया गया एवरीथिंग। ठीक है ना, उर्मिला इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू एवरीथिंग। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस कंबाइन हो। अब फ्यूचर रेफरेंस के लिए मतलब याद रहे तो उसका रीजन क्यों ऐसा हुआ था, तो रीजन आप अपने नोट्स में लिखें कि जब किसी वाक्य में किसी सकारात्मक योग्यता या क्षमता, जैसे स्ट्रांग हो गया, रिच हो गया, वाइज, सेंटेंस में अगर मिले, जैसे स्ट्रांग लिखा है ना, रिच धनी, वाइज बुद्धिमान, को दर्शाना हो तो वेरी को हटा देना, पहले इसको हटा देना, और एडजेक्टिव के ठीक बाद तुरंत ही इनफ टू का प्रयोग करना। और एक रूल जो मैंने बताया कि टू के बाद अगला जब सेंटेंस लेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। सेंटेंस जो सेकंड होगा उसमें से आपको पहचानना पड़ेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, देन उसके बाद पुट कर देना। और इस प्रकार जितने भी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन सी के सन 2026 के पेपर में आए थे उनको मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।